ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट मॉडल्स को स्टडी किया था और अब हम लोग आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो प्रैक्टिकल मॉडलिंग है वो इंशाल्लाह ताला आज हम करेंगे। जस्ट टू रैप अप द प्रीवियस चंद चीज़ें जो दोबारा से एक दफ़ा क्विकली रिमाइंड करवा दूं आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? अ मैथमेटिकल expression that describes the problem objective is referred to as the objective function. Objective function जो हमारी output होती है, that is desired output, that is known as your objective function. हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था। एग्जाम्पल वाज, एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है उसका जो सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज $10, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रेंट्स थे। कंस्ट्रेंट्स क्या थे? ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंस्ट्रेंट्स ये थे कि हमारे पास जो अवेलेबल टाइम था या आवर्स थे वो थे 40 आवर्स पर वीक। याद है आपको? टोटल हमारे पास एक वीक में 40 आवर्स अवेलेबल है और एक यूनिट के तैयार होने में 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक यूनिट का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है दैट इज 5 आवर्स। तो ये जो दो थे हमारे, ये कंस्ट्रेंट्स थे या अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स थे, और जो प्रोडक्ट है हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स जो थी वो x थी। अब अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट कि वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, हमारे पास एक वीक का लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, हमारे पास एक सर्टेन टाइम हर यूनिट को बनाने में लगता है। उनका ये सवाल था कि ये जो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हम बना रहे हैं जो x है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो x है ये कंट्रोलेबल कैसे है, ये तो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखें जो x है ना, बेसिकली x इज योर बेसिकली डिसीजन वेरिएबल। x डिसीजन वेरिएबल क्या है कि विद इन दीज कंस्ट्रेंट्स, रिमेनिंग इन दीज कंस्ट्रेंट्स, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स, x आप खुद डिसाइड करते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपने उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर 5 यूनिट्स बनानी है, 8 यूनिट बनानी है, 10 यूनिट्स बनानी है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा था कि हम मैक्सिमम 8 यूनिट्स बना सकते हैं। अब 8 यूनिट बनाएं या 6 यूनिट बनाएं या 4 यूनिट बना लें या 2 यूनिट बनाएं या आप यूनिट्स बनाएं ही ना, दिस इज इन योर कंट्रोल। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनानी है, इट इज डिसाइडेड बाय यू। सो x is not an uncontrollable variable, x is a controllable variable। और अभी जब मैं आपको बहुत सारे आगे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तो दैट पॉइंट विल बी फर्दर क्लैरिफाइड कि आप देखेंगे कि अभी तो हम एक सिंगल प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, आगे जाके आप देखेंगे कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आप 2 तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन इज योर चॉइस कि आप प्रोडक्ट ए कितनी बनाना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट बी कितनी बनाना चाह रहे हैं, या मे बी आप प्रोडक्ट ए बनाना ही नहीं चाहते, प्रोडक्ट बी खाली बना लेते हैं, या प्रोडक्ट बी ना बनाएं, आप सिर्फ प्रोडक्ट ए बना लें। तो दैट इज इन योर हैंड।
सो दैट इज वाई दिस नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं, आपका जो x है, दैट इज योर कंट्रोलेबल वेरिएबल। अब हमने एक सिंपल फंक्शन लिखा था, आप याद करें कि अगर आपके पास एक यूनिट आपकी $10 में आप सेल करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 10x होगा। ठीक है, ये बात कर ली थी हमने। ये द प्रॉफिट इक्वेशन P इज इक्वल टू 10x वुड बी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अ फर्म अटेम्प्टिंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब ये जो मैंने चीज लिखी है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 10x, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हमने फिर इसी एग्जांपल में हमने कंस्ट्रेंट्स को देखा था। कंस्ट्रेंट्स आर लिमिटेशंस इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, टाइम एक्सेट्रा। अब एग्जांपल क्या था, लेट अस कंसीडर अ प्रोडक्शन फंक्शन सच दैट टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 5 आवर्स। हमारे पास एक यूनिट के बनाने में 5 आवर्स लगते हैं। टाइम अवेलेबल हमारे पास वीक का 40 आवर्स है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर वीक x है। तो हमारा कंस्ट्रेंट क्या हमने इससे ड्रॉ किया था, ये कंस्ट्रेंट हमने ड्रॉ किया था कि जब एक यूनिट के बनाने में 5 आवर्स लगते हैं तो जो हम x यूनिट्स बनाएंगे उसमें जितना भी टाइम लगेगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40। दिस वाज आवर कंस्ट्रेंट। ओके, अब हमने इसको हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी स्केड्यूल ईच वीक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हमने ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल ऐसे लिखा था। हमने मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू 10x इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू 5x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 एंड x शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये हमने पूरा एक मैथमेटिकल मॉडल यहां पर लिखा था। अब इसमें हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो निकाला था, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू दिस मॉडल कैन इजीली बी कैलकुलेटेड एंड इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 8। हमें नजर आ रहा है अगर 8 लिखेंगे तो हम 40 आवर्स को कंप्लीटली मीट कर लेंगे। 40 आवर्स हैं तो अगर हम 8 यूनिट्स बनाएंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 40। ये हमारा 8 वाज द मैक्सिमम सॉल्यूशन। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जहां आप लोग प्रॉब्लम्स देखोगे, ठीक है, और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज द फर्म इन द एग्जाम्पल, ये जो हमारा वही एग्जाम्पल चल रहा है, सेम एग्जाम्पल है। कंसिडर अ सेकेंड प्रोडक्ट दैट हैज अ यूनिट प्रॉफिट ऑफ $5 and require 2 hours of production time for each unit proceed. Use y as the number of units of product to produce. Show the mathematical model when both products are considered simultaneously. अब क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट हम बना रहे थे x, अब एक और भी प्रोडक्ट है वो बन गई है y। ठीक है, x को हम कैसे सेल करते थे, पर यूनिट, उसकी पर यूनिट प्राइस क्या था x का, x का पर यूनिट प्राइस था 10 और y का पर यूनिट प्राइस क्या वो बता रहे हैं, y का पर यूनिट प्राइस है $5। ठीक है, अब उसमें दूसरी बात क्या, रिक्वायर्ड 2 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम। अब उसमें y बनने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। उसमें x बनने में कितना टाइम लगता था, 5 आवर्स। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा इस केस में, व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम ऑफ x जो है वो 5 आवर्स है और मैन्युफैक्चरिंग टाइम ऑफ y जो है वो 2 आवर्स है। बताएं मुझे ज़ुबिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। ना, डोंट गो ऑन द कंस्ट्रेंट्स, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता रहे हैं। लड़के बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, है हाँ,
यार 8th क्लास के बच्चे को ये बात बतानी चाहिए। 8th क्लास, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट को आप अगर एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं 10x प्रॉफिट, जितनी भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो 10x के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। अब दूसरी भी शामिल हो गई है, 5y भी होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा 10x प्लस 5y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना। देखिए x जितनी बनाएंगे वो, अगर 5x बनाएंगे तो 5 10 $50 का प्रॉफिट होगा। y जितनी बनाएंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई, 2 चीजें बना रही हैं, एक 10 रुपए की बेच रहे हैं और एक 5 रुपए की बेच रहे हैं। तो जितनी 10 रुपए वाली है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी 5 रुपए वाली है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी, आप इसको ऐसे लिखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेसिकली लिखने का सही तरीका ये होता है कि आप ये लिखते हैं कि मैक्सिमाइज 10x प्लस 5y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। समझ आ गई है? आइडेंटिफाई द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल इनपुट्स फॉर दिस मॉडल। आप बताएं कि इसकी कंट्रोलेबल इनपुट्स कौन सी हैं और अनकंट्रोलेबल इनपुट्स कौन सी हैं। कंट्रोलेबल इनपुट्स देखें, जो आपकी कंट्रोलेबल इनपुट्स हैं, जो आपकी कंट्रोलेबल इनपुट्स हैं वो क्या हैं, x और y। और जो आपकी अनकंट्रोलेबल इनपुट्स हैं वो आपके ये 40 आवर्स आपकी अनकंट्रोलेबल इनपुट है, और दूसरी आपकी 5 आवर्स और 2 आवर्स, 5 आवर्स फॉर x एंड 2 आवर्स फॉर y। ये आपकी अनकंट्रोलेबल इनपुट्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? ये सॉल्यूशन अगर आप फिर या मेरे लेक्चर्स में देख लेना या इसको उतार लो, ये बाद में इनके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं होंगे। अच्छा, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट प्रोसेस फॉर दिस मॉडल। ठीक है। अच्छा, फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? देखें, आपको मैंने ये फ्लो चार्ट एक दफा हमने पहले बना चुके हैं। आप लेक्चर 3 में एग्जैक्टली जो इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है वो देखें। लेक्चर 3 आप देखेंगे ना, आपको एग्जैक्टली इसका फ्लो चार्ट बना हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमाइज होगा, सिर्फ उसमें चेंज हो जाएगी 10x प्लस 5y। ठीक है। और हमारे इसके अंदर हमने लिखते थे कि क्या है, सब्जेक्ट टू क्या होता था, सब्जेक्ट टू। अब इसका कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे जी? एनीबॉडी? इस ये जो हमारी प्रॉब्लम है उस पिछले का कंस्ट्रेंट क्या था? पिछली प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट क्या था? 5x is less than अब कंस्ट्रेंट कैसे चेंज हो जाएगा? अब नया कंस्ट्रेंट क्या होगा? ओ मेरे भाई, जी 20y। नहीं, देखें कंस्ट्रेंट हम कैसे लिखते थे। हमने उसका सिंपली कंस्ट्रेंट क्या लिखा था कि 5x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40। यही उसका कंस्ट्रेंट था। एक प्रोडक्ट थी, कंस्ट्रेंट ये था कि उसका टाइम जो है 40 से कम। अब कितनी प्रोडक्ट आ गई हैं? 2 आ गई हैं। इसमें 5 आवर्स लगते थे, उसमें कितने लगते हैं? 2 आवर्स लगते हैं y में। तो अब इसका कंस्ट्रेंट होगा 5x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू, टाइम तो चेंज नहीं हुआ, टाइम तो अभी भी 40 है, टाइम इज स्टिल 40। आई है समझ के? नहीं आई है। सब्जेक्ट टू क्या है? 5x
प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 10x प्लस 5y आ जाएगा, ठीक है। और आपकी यहाँ पे x और y आपके वो आ जाएंगे, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल शो कर देंगे। आपने लेक्चर नंबर 3 में इसी प्रॉब्लम का आप जाएंगे, इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट इज देयर इन लेक्चर नंबर 3। आप एग्जैक्टली उसी फ्लो चार्ट को इस तरह से इस प्रॉब्लम में भी फॉलो करेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ओके, व्हाट आर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ x एंड y? ओके, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है जी? ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखें हमारे पास p क्या है, 10x प्लस 5y है जी। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे हम, बताइए मुझे जी। एक वेरिएबल की वैल्यू सपोज करते जाएंगे। देखें इसका है, इसका तरीका है ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर में ना देखें आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, ध्यान से इसको सुने। दो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, x भी बना सकते हो, चाहे आप सिर्फ x बनाओ y बनाओ ही ना, चाहे आप सिर्फ y बनाओ x बनाओ ही ना, चाहे आप x और y मिलाकर बनाओ, ठीक है। 40 घंटे हैं आपके पास हैं, 40 आवर्स के अंदर अंदर आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, इसका सबसे आसान तरीन और लॉजिकल वे ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने कंस्ट्रेंट को, जैसे यहां देखें, आप इसमें पहले ये सोचें कि अगर मैं x कुछ भी ना बनाऊं, x ना बनाऊं, x इज 0, तो y क्या निकलेगा आपका? देखिए अगर x 0 हो जाएगा तो y क्या निकलेगा? 20 निकलेगा ना। इसका मतलब है कि अगर आप x यूनिट्स को बिल्कुल भी ना बनाएं तो आप y की 20 यूनिट्स 40 घंटे के अंदर बना सकते हैं। अगर इस सिनेरियो के अंदर अगर आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो ये 0 प्लस 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 100 आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस सिनेरियो में, ठीक है। ओके, अगर आप सेकंड सिनेरियो देखें, आप फर्ज करें कि आप कहते हैं कि मैं y को 0 कर देता हूं, y को बनाता ही नहीं हूं, तो जब y को 0 कर देंगे तो x क्या आएगा? 8 आएगा। अब आप कैलकुलेट करें, यहां पर हमने किया था when x is equal to 0, यहां पर आप देखें कि when y is equal to 0, y को 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू $80। अगर आप सारी की सारी x बना भी लेंगे तो $80 कमाएंगे, ठीक है, और y बनाएंगे तो $100 बनाएंगे। अब आप जहन से सोचें कि आप y को जितना कम करेंगे आपका प्रॉफिट कभी भी बढ़ नहीं सकता। y को जितना आप कम करते जाएंगे प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। लेट्स से अगर हम रैंडमली ये सोच लें कि हम इसको 3 बना दें और इसको 2 बना दें, ठीक है, दोनों, हम कहते हैं दोनों बनानी है, हम कहते हैं ये 3 बना लेते हैं या ये 2 बना लेते हैं। अब इसको आप यूं करके देखें, x को आप 3 रख दें, y को आप 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। 15 प्लस 2 2s are 4, 40। 19 को 40 से डिवाइड करें, हार्डली
2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ऐसे ही है। ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? 19 इज लेस देन और इक्वल टू 40 है। अभी हम इसके बहुत नीचे है, इसको बल्कि डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। 40 बना सकते हैं हम, 19 बना रहे हैं हम। थोड़ा सा बढ़ा के इसको देखते हैं। लेट से हम इसको कह देते हैं 5 बना लें, इसको हम कह देते हैं 4 बना लें। अगर ये 5 हो जाए और ये 4 हो जाए तो ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तब भी 30 है। अभी भी हमारे पास मार्जिन है। इसको अगर हम कहते हैं कि हम 6 बना लें तो ये 12 हो जाएगा। और इसको हम कितना बना सकते हैं यार, आई एम सॉरी, क्या था हमारे पास? 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40 है, ठीक है ना। अब हम इसको लेट से x को हम कहते हैं कि हम 6 बना लें और y को हम कहते हैं 5 बना लें। ये 30 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 40 ये पूरा हो गया। अब इस केस सिनेरियो में भी देख लें, यहां पर आप 10 की जगह x हम 6 बना रहे हैं, y हम 5 बना रहे हैं जी, 5 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखें 60 प्लस 25 तब भी क्या है $85। तो आप जितनी मर्जी वैल्यूज निकाल के देख लें, ऑप्टिमम सोल्यूशन ये है कि आप सिर्फ y बनाएं। अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाना है y बनाएं। अच्छा, ओके, व्हाट आर द ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको बता दिया। इज द मॉडल डेवलप इन पार्ट ए अ डिटरमिनिस्टिक और स्टोचस्टिक मॉडल? एक्सप्लेन, इज इट अ डिटरमिनिस्टिक मॉडल और अ स्टोचस्टिक मॉडल? जनाब, ये डिटरमिनिस्टिक है या स्टोचस्टिक है? पिछला लेक्चर आपने अटेंड किया था? ओके, वेरी वेल डन। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को नहीं सुना तो आप लोग नहीं बता सकते कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल क्या होता है और स्टोचस्टिक। तो आप जब क्लास में आते हैं तो आपको पिछला लेक्चर लाजमी सुनना पड़ेगा। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं सुनकर आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी बात की। देखिए, हम लोगों ने 3 तरह के मॉडल पढ़े थे। एक मॉडल हमने पढ़ा था आइकॉनिक मॉडल, ठीक है, एक हमने पढ़ा था एनालॉग मॉडल और एक हमने पढ़ा था मैथमेटिकल मॉडल। आइकॉनिक मॉडल में हमने बात की थी कि मॉडल ऐसी चीज को कहते हैं कि आपने एक बड़ा एरोप्लेन बनाना है, आपने पहले छोटे एरोप्लेन का मॉडल बना लिया, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज आइकॉनिक मॉडल। उसका फायदा ये होता है कि मॉडल बनाने में आपका एक्सपेंडिचर कम होता है और आप उसमें मल्टीपल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आप एक मॉडल बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं आप उसको पूरा करते हैं, आप उसको दोबारा री एग्जामिन करते हैं। जब वो परफेक्ट हो जाता है फिर आप उसका बड़ी चीज बनाते हैं। तो दैट इज नोन एज आइकॉनिक मॉडल। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द आइकॉनिक मॉडल्स, ठीक है। देन देयर वर एनालॉग मॉडल्स। एनालॉग मॉडल्स क्या थे? एनालॉग मॉडल्स ये थे कि आपकी वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि आपका जो स्पीडोमीटर है दैट इज एन एनालॉग मॉडल। आपकी वो स्पीड को बता रहा है, स्पीड बढ़ रही है और इसकी यहां से सुई बढ़ रही है, तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडल हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है या किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिचुएशन, आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या हमने एक एग्जांपल दिया था, थर्मामीटर को मुंह में रखते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो थर्मामीटर की जो मूवमेंट है वो आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइकॉनिक मॉडल्स और एनालॉग मॉडल्स सिर्फ पढ़ने की हद तक के, उसको भूल जाएं। उसके बाद हमने पढ़े थे मैथमेटिकल मॉडल। इस वक्त जो मैं आपको करवा रहा हूं, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। ये क्या है? मैथमेटिकल मॉडल। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमारे पास जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं
अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं। अगर आपके अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड हों और वो वेरी ना करते हों तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। जैसे हमने कहा कि आपके पास 40 आवर्स प्रोडक्शन टाइम है, अब इट इज 40 आवर्स मीन 40 आवर्स पूरे का पूरा बता दिया, 5 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, 40 घंटे एग्जैक्टली बता दिया। आपको बताया कि आपकी एक प्रोडक्ट के बनने में 5 आवर्स लगेंगे और आपकी अगर दूसरी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हर उस प्रोडक्ट की यूनिट बनने में 2 आवर्स लगेंगे। तो 5 और 2 आर प्रिसाइज हैं, ठीक है ना। तो जब आपके अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड हों और खुद वो वेरी ना करते हों, ठीक है, उस केस में जो मॉडल होता है वो होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। और अगर आपको अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स या तो आइडेंटिफाई हो ही ना, पता ही ना हो, आपको फर्ज करें आपका प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि आपने 2 प्रोडक्ट्स बनानी है, एक प्रोडक्ट एक्स है और एक प्रोडक्ट वाई है। अगर आप प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे तो वो $10 की बिकेगी हर यूनिट, और अगर आप प्रोडक्ट वाई बनाएंगे तो वो $5 की बनेगी हर यूनिट। लेकिन आपका प्रोडक्शन मैनेजर आपको ये कहता है कि मुझे क्लियर आइडिया नहीं है कि एक प्रोडक्ट एक्स बनने में कितना टाइम लगता है और एक प्रोडक्ट वाई बनने में कितना टाइम लगता है। इफ ही इज नॉट श्योर अबाउट द टाइम देन योर होल मॉडल इज कोलैप्स्ड। अब आप डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिस्टिक। आप प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे कि अच्छा अगर एक्स के एक यूनिट के बनने में प्रोबेबली इतना टाइम लगे और वाई के एक यूनिट में बनने में प्रोबेबली इतना टाइम लगे, तो इन दैट केस सिनेरियो, या अगर आपको वो ये कहता है आपके पास 40 आवर्स है, ये नहीं कहता, वो कहता है आपके पास 32 से लेकर 40 आवर्स के दरमियान प्रोडक्शन टाइम है। ही इज नॉट, आपको वो लिमिट्स दे रहा है कि आप 32 से 40 आवर्स टाइम बना सकते हैं। इस प्रोडक्ट का वो आपको कह रहा है कि 5 आवर्स नहीं लगते, या तो वो आपको कह रहा था ना 5 आवर्स लगते हैं। लेट से वो आपको कहता है कि प्रोडक्ट एक्स के बनने में 3 से 5 घंटे लग सकते हैं, प्रोडक्ट बी के बनने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इस केस सिनेरियो में क्या है, या तो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हुए, और अगर आइडेंटिफाई हो भी गए हैं तो डेफिनेट नहीं है, उसकी रेंजेस गिवन है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, या दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, स्टोचस्टिक मॉडल। एक ही नाम है, स्टोचस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो स्टोचस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कौन सा होता है, when the uncontrollable variables are either not identified or not definite, or when the uncontrollable variables are definite and identified, that will be known as a deterministic model. तो